हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल उत्तराखंड नॉलेज हब में। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए मध्यकालीन भारत के इतिहास से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक सैयद वंश लेके आया हूँ। और दोस्तों, इसमें आज हम सैयद वंश 1414 से 1451 ईस्वी तक के 60 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर करेंगे, जो कि दोस्तों उत्तराखंड लोअर पीसीएस, अपर पीसीएस, स्नातक स्तरीय परीक्षा, वीडियो पटवारी लेखपाल, उत्तराखंड एलटी लेक्चरर एंड यूपी एलटी लेक्चरर, डीएसएसबी, ईएमआरएस, यूजीसी नेट, सीटेट, केवीएस, एनवीएस, पुलिस, उत्तराखंड व केंद्रीय सभी सरकारी भर्ती परीक्षाओं हेतु समान रूप से उपयोगी है। और दोस्तों, इस वीडियो का पीडीएफ फाइल आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर देना। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सैयद वंश 1414 से 1451 ईस्वी के 60 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों में पहला प्रश्न है, सैयद वंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों, सैयद वंश का संस्थापक था खिर्ज खां। अगला प्रश्न है, सैयद वंश ने दिल्ली सल्तनत पर कब से कब तक शासन किया? तो सैयद वंश ने दिल्ली सल्तनत पर 1414 ईस्वी से 1451 ईस्वी तक शासन किया। अगला प्रश्न है, खिर्ज खां ने सुल्तान की उपाधि धारण क्यों नहीं की थी? तो दोस्तों, यह इसलिए नहीं की थी क्योंकि वह स्वयं को तैमूर के पुत्र शाहरुख का प्रतिनिधि मानता था। अगला प्रश्न है, खिर्ज खां ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो खिर्ज खां ने रैयत आला की उपाधि धारण की थी। अगला प्रश्न है, तैमूर लंग ने भारत से जाते समय खिर्ज खां को कहाँ का सूबेदार नियुक्त किया था? तो इसने खिर्ज खां को मुल्तान, दीपालपुर और लाहौर का सूबेदार नियुक्त किया था। अगला प्रश्न है, खिर्ज खां ने दिल्ली पर अधिकार करने से पहले किस लोधी सरदार को हराया था? तो इन्होंने दौलत खां लोधी को हराया था 1414 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, खिर्ज खां की मृत्यु कब हुई थी? तो खिर्ज खां की मृत्यु 20 मई 1421 को हुई थी। अगला प्रश्न है, खिर्ज खां का शासनकाल में पहली महत्वपूर्ण चुनौती किस सरदार ने दी? तो यह चुनौती दी थी तुगान ने भटिंडा क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, खिर्ज खां के पिता का नाम क्या था? तो इनका नाम था मलिक सुलेमान। अगला प्रश्न है, खिर्ज खां की मृत्यु के बाद गद्दी पर कौन बैठा? तो इनकी मृत्यु के बाद गद्दी पर बैठा था उनका पुत्र मुबारक शाह। अगला प्रश्न है, सैयद वंश का वह कौन सा शासक था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की? तो वह था मुबारक शाह। अगला प्रश्न है, मुबारक शाह ने अपने नाम के सिक्के कब जारी करवाए? तो मुबारक शाह ने अपने नाम के सिक्के सिंहासन पर बैठने के तुरंत बाद 1421 ईस्वी में जारी करवाए। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध ऐतिहासिक पुस्तक तारिक ए मुबारक शाही की रचना किस शासक के शासनकाल में हुई थी? तो यह हुई थी मुबारक शाह के शासनकाल में। अगला प्रश्न है, तारिक ए मुबारक शाही के लेखक कौन थे? तो यह थे याहिया बिन अहमद सरहिंदी। अगला प्रश्न है, तारिक ए मुबारक शाही किस वंश के इतिहास का मुख्य स्रोत है? तो यह सैयद वंश के इतिहास का मुख्य स्रोत है। अगला प्रश्न है, मुबारक शाह ने किस नगर की स्थापना यमुना नदी के किनारे की थी? तो मुबारक शाह ने यमुना नदी के किनारे मुबारकाबाद नगर की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, सैयद वंश का सबसे योग्य और महान शासक किसे माना जाता है? तो यह माना जाता है मुबारक शाह को। अगला प्रश्न है, मुबारक शाह के वजीर का क्या नाम था जिसने उसकी हत्या करवाई? तो उसका नाम था सरवर उल मुल्क। अगला प्रश्न है, मुबारक शाह की हत्या कब और कहाँ हुई थी? तो मुबारक शाह की हत्या हुई थी 19 फरवरी 1434 ईस्वी को मुबारकाबाद में। अगला प्रश्न है, मुबारक शाह ने किस विद्रोही को पराजित करने के लिए मुल्तान भेजा था? तो मुबारक शाह ने शेख खां को पराजित करने के लिए मुल्तान भेजा था। अगला प्रश्न है, मुबारक शाह की हत्या के बाद गद्दी पर कौन बैठा? तो इनकी हत्या के बाद गद्दी पर बैठा था उनका भतीजा मोहम्मद शाह। अगला प्रश्न है, मोहम्मद शाह को सिंहासन पर बैठाने में किस वजीर की मुख्य भूमिका थी? तो वह वजीर था सरवर उल मुल्क। अगला प्रश्न है, मोहम्मद शाह ने किसे खाने खाना की उपाधि प्रदान की थी? तो यह उपाधि दी थी उन्होंने बहलोल लोदी को। अगला प्रश्न है, बहलोल लोदी को खाने खाना की उपाधि क्यों दी गई थी? तो यह इसलिए दी गई थी क्योंकि मालवा के शासक महमूद खिलजी को दिल्ली से खदेड़ने में मदद करने के लिए बहलोल लोदी को यह उपाधि दी गई थी। अगला प्रश्न है, मोहम्मद शाह के शासनकाल में किस पड़ोसी राज्य के शासक ने दिल्ली पर हमला किया? तो वह किया था मालवा के शासक महमूद खिलजी ने। अगला प्रश्न है, सैयद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो वह था अलाउद्दीन आलम शाह। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन आलम शाह का मूल नाम क्या था? तो इसका मूल नाम था अलाउद्दीन। अगला प्रश्न है, किस शासक के विषय में यह कहावत प्रसिद्ध है कि उसका राज्य दिल्ली से पालम तक सिमट गया था? तो यह कहा जाता है अलाउद्दीन आलम शाह के विषय में। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन आलम शाह ने स्वेच्छा से सत्ता छोड़कर कहाँ जाकर रहना पसंद किया? तो अलाउद्दीन आलम शाह ने स्वेच्छा से सत्ता छोड़कर बदायूं में जाकर रहना पसंद किया। अगला प्रश्न है, लोधी वंश की स्थापना किसके द्वारा और किस वर्ष की गई? तो यह की गई थी बहलोल लोदी द्वारा 1451 ईस्वी में।
अगला प्रश्न है सैयद वंश के शासकों का कुल शासनकाल लगभग कितने वर्ष का था? तो इनका शासनकाल कुल 37 वर्ष का था। अगला प्रश्न है सैयद वंश से पहले दिल्ली सल्तनत पर किस वंश का शासन था? तो इनसे पहले तुगलक वंश का शासन था दिल्ली पर। अगला प्रश्न है सैयद वंश के बाद दिल्ली सल्तनत पर किस वंश का शासन शुरू हुआ? तो इनके बाद लोधी वंश का शासन शुरू हुआ। अगला प्रश्न है सैयद काल में सबसे अधिक विद्रोह किस क्षेत्र में हुए थे? तो यह हुए थे पंजाब, दोआब और मेवात क्षेत्र में। अगला प्रश्न है सैयद शासकों ने कौन सा प्रशासनिक ढांचा अपनाया था? तो इन्होंने तुगलक वंश द्वारा स्थापित ढांचे को ही अपनाया था। अगला प्रश्न है मुबारक शाह के शासनकाल में सबसे शक्तिशाली हिंदू विद्रोही कौन था? तो वह था जसरथ खोखर। अगला प्रश्न है जसरथ खोखर का विद्रोह किस क्षेत्र से संबंधित था? तो इसका विद्रोह पंजाब और शिवालिक की पहाड़ियों से संबंधित था। अगला प्रश्न है मुबारक शाह ने जसरथ खोखर के विद्रोह को दबाने के लिए किसे भेजा था? तो मुबारक शाह ने जसरथ खोखर के विद्रोह को दबाने के लिए मलिक सिकंदर तोहफा को भेजा था। अगला प्रश्न है सैयद वंश के शासकों की राजधानी क्या थी? तो इनकी राजधानी थी दिल्ली। अगला प्रश्न है खिर्ज खां के शासनकाल में राजस्व वसूलने के लिए किस प्रथा को अपनाया जाता था? तो खिर्ज खां के शासनकाल में राजस्व वसूलने के लिए इजारेदारी ठेकेदारी प्रणाली को अपनाया जाता था। अगला प्रश्न है सैयद वंश के 4 शासकों का सही क्रम क्या है? तो इनके 4 शासकों का सही क्रम है खिर्ज खां, उसके बाद मुबारक शाह, उसके बाद मोहम्मद शाह और उसके बाद अलाउद्दीन आलम शाह। अगला प्रश्न है सैयद काल में प्रशासन में किस वर्ग का प्रभाव बढ़ गया था? तो इनके शासनकाल में अफगान सरदारों का प्रभाव बढ़ गया था। अगला प्रश्न है मोहम्मद शाह के शासनकाल में लोधी किस क्षेत्र के सूबेदार थे? तो यह सरहिंद पंजाब के सूबेदार थे। अगला प्रश्न है सैयद काल में सिक्कों पर किस भाषा का प्रयोग होता था? तो इनके काल में सिक्कों पर अरबी और फारसी की भाषा का प्रयोग होता था। अगला प्रश्न है सैयद वंश के पतन का प्रमुख कारण क्या था? तो सैयद वंश के पतन का प्रमुख कारण था कमजोर केंद्रीय नेतृत्व और प्रांतीय सूबेदारों का शक्तिशाली होना। अगला प्रश्न है मुबारक शाह की हत्या के बाद सरवर उल मुल्क ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो मुबारक शाह की हत्या के बाद सरवर उल मुल्क ने खाना ए जहां की उपाधि धारण की थी। अगला प्रश्न है किस सरदार ने वजीर सरवर उल मुल्क का अंत करके मोहम्मद शाह को स्वतंत्र कराया? तो यह कराया था कमाल उल मुल्क ने। अगला प्रश्न है मोहम्मद शाह को किस इतिहासकार ने अयोग्य और विलासी शासक कहा है? तो यह कहा है फरिश्ता ने। अगला प्रश्न है लोधी वंश के संस्थापक बहलोल लोधी ने दिल्ली पर कब अधिकार किया? तो इन्होंने दिल्ली पर 1451 ईस्वी में अधिकार किया। अगला प्रश्न है सैयद वंश के शासकों में से एकमात्र शासक जिसका मकबरा एक अष्टकोणीय संरचना है? तो वह है मुबारक शाह का मकबरा दिल्ली में। अगला प्रश्न है सैयद शब्द का क्या अर्थ है? तो सैयद शब्द का अर्थ है पैगंबर मोहम्मद का वंशज। अगला प्रश्न है खिर्ज खां ने अंतिम बार राजस्व के रूप में किसे भेंट भेजी थी? तो इन्होंने राजस्व के रूप में शाहरुख को भेंट भेजी थी जो कि तैमूर के पुत्र थे। अगला प्रश्न है मुबारक शाह ने अपने सिक्कों पर किस उपाधि को अंकित करवाया था? तो उन्होंने अपने सिक्कों पर सुल्तान उल आजम या महानतम सुल्तान की उपाधि को अंकित करवाया था। अगला प्रश्न है अलाउद्दीन आलम शाह के शासनकाल में दिल्ली का वजीर कौन था? तो इनके शासनकाल में दिल्ली का वजीर था हामिद खां। अगला प्रश्न है वह कौन सा एकमात्र ऐतिहासिक स्रोत है जो सैयद वंश के इतिहास की पूर्ण जानकारी देता है? तो वह एकमात्र ऐतिहासिक स्रोत है तारिख ए मुबारक शाही। अगला प्रश्न है अलाउद्दीन आलम शाह ने बहलोल लोधी को कब दिल्ली पर शासन करने के लिए आमंत्रित किया? तो अलाउद्दीन आलम शाह ने बहलोल लोधी को दिल्ली पर शासन करने के लिए 1451 ईस्वी में आमंत्रित किया। अगला प्रश्न है सैयद काल को दिल्ली सल्तनत के किस काल के रूप में जाना जाता है? तो इसको दिल्ली में संक्रमण काल या अंधकार काल के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है सैयद शासकों में से किसने खुतबे में तैमूर के वंशजों के नाम को शामिल करवाया था? तो यह करवाया था खिर्ज खां ने। अगला प्रश्न है सैयद वंश के किस शासक ने मेवाती विद्रोहियों का सफलतापूर्वक दमन किया था? तो यह किया था मुबारक शाह ने। अगला प्रश्न है बहलोल लोधी ने दिल्ली पर कब्जा करने के बाद अलाउद्दीन आलम शाह के साथ कैसा व्यवहार किया? तो बहलोल लोधी ने दिल्ली पर कब्जा करने के बाद अलाउद्दीन आलम शाह को बदायूं में शांतिपूर्वक रहने दिया। तो दोस्तों आज हमने मध्यकालीन भारतीय इतिहास के एक महत्वपूर्ण टॉपिक सैयद वंश से संबंधित महत्वपूर्ण 60 प्रश्नोत्तर किए जो कि दोस्तों परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और ऐसी ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। और इस वीडियो की पीडीएफ फाइल के लिए आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कीजिए, वहाँ आपको इस वीडियो की पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। और जितना हो सके दोस्तों इस वीडियो को अपने यार दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।